हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आज आप लोगों को पेपर 1 का अध्ययन कराऊंगा। पेपर 1 में देखिए, अभी तक हम लोगों ने 6 यूनिट का भली भांति अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम लोगों को 7वां यूनिट जो है अध्ययन करना है और आपका इस पेपर में देखिए 2 ही यूनिट बचा हुआ है, 7वां और 8वां। तो आज हम लोग 7वां यूनिट का अध्ययन कर लेंगे। कल या परसों की क्लास में इसका 8वां यूनिट भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे, जिसके बाद आपका ये पेपर 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में देखिए आप लोग का पेपर 2 की भी क्लास करवा रहा हूँ। तो पेपर 2 में भी अभी तक हम लोगों ने देखिए 4 यूनिट जो है अध्ययन कर लिया है। अब उसमें भी आपका 4 यूनिट बचा हुआ है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो उनको भी कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों के अंदर पूरा कराने का पूरा प्रयास रहेगा और इस तरीके से आपका दोनों पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप अपने एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से पढ़ के रिवाइज करके उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया गया है। आज की क्लास जो है आपकी जो है व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है, यानी मेजरमेंट ऑफ देखिए पर्सनालिटी, यानी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी या मेजरमेंट या मापन या आकलन कैसे किया जाता है किसी की पर्सनालिटी का, वही आज की इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का आकलन या मापन किया जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। और फिफ्थ सेमेस्टर में आपका देखिए पेपर 1 में जो 7वां यूनिट है उसका नाम क्या है, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का आकलन। तो इसमें देखिए आपको पढ़ना है कि पर्सनालिटी इन्वेंटरीज क्या होती है, यानी व्यक्तित्व सूचियाँ क्या होती हैं, और उसके बाद पढ़ना है कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपित तकनीक क्या होती है जिसके आधार पर व्यक्तित्व की आकलन को किया जाता है। ठीक है, तो देखिए व्यक्तित्व के आकलन का अर्थ क्या होता है, कि व्यक्तित्व को आंकना क्या कहा जाता है। तो देखिए व्यक्तित्व का आकलन का अर्थ है कि व्यक्ति के स्वभाव, दृष्टिकोण, भावनाओं, व्यवहार, अभिप्रेरण और सामाजिक अनुकूलन का वैज्ञानिक ढंग से मापन करना। यानी किसी भी व्यक्ति के जो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, जैसे उसका स्वभाव, उसका दृष्टिकोण, उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार और अभिप्रेरण, सामाजिक अनुकूलन, इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कैसे मापन किया जाता है, उसी को कहा जाता है व्यक्तित्व का आकलन। इसका उद्देश्य यह जानना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वह संकोची है या मिलनसार है, भावुक है या तर्कसंगत है, स्थिर है या अस्थिर। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन या आकलन किया जाता है। इसका देखिए उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के व्यवहार एवं गुणों को समझना। दूसरा होता है व्यक्तित्व के प्रकार की पहचान करना। तीसरा होता है उचित मार्गदर्शन और परामर्श देना। चौथा उद्देश्य देखिए क्या होता है, शिक्षा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उचित चयन करना। और पांचवा होता है असामान्य व्यवहार की पहचान करना। तो ये प्रमुख जो है उद्देश्य होते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकलन के। ठीक है, अब देखिए व्यक्तित्व के आकलन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे व्यक्तित्व को आंका जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो देखिए व्यक्तित्व को मापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। एक विधि होती है वस्तुनिष्ठ विधि और दूसरी होती है प्रक्षेपी विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधि में देखिए क्या होता है कि व्यक्ति के उत्तरों या व्यवहार का मात्रात्मक रूप से मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए व्यक्तित्व सूची, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल इत्यादि। और प्रक्षेपी विधियों में क्या होता है कि व्यक्ति के अवचेतन विचारों और भावनाओं को जाना जाता है। उदाहरण के लिए देखिए रॉसर्स का इंक ब्लड टेस्ट या टैट टेस्ट या कैट, इन सब के माध्यम से, प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। अब देखिए पहला जो आपका दिया था सिलेबस में, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, यानी व्यक्तित्व सूचियों के बारे में। तो व्यक्तित्व सूचियां देखिए वस्तुनिष्ठ विधि की सबसे प्रचलित विधियां हैं, यानी वस्तुनिष्ठ विधि में मापने के लिए व्यक्तित्व को इन्हीं विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इनका देखिए अर्थ क्या होता है कि व्यक्तित्व सूची यानी पर्सनालिटी इन्वेंटरी ऐसे प्रश्नों का समूह है जिनका उत्तर व्यक्ति को हाँ या नहीं अथवा सहमत या असहमत के रूप में देना होता है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें व्यक्ति को या हाँ या ना में या सहमत या असहमत के रूप में उत्तर देना होता है। इन उत्तरों से व्यक्ति के स्वभाव, दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जाता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। पहला यह कि लिखित रूप में प्रश्नों का समूह होता है।
दूसरा क्या होता है कि इसमें उत्तर निश्चित होता है, जैसे हाँ या नहीं। तीसरा देखिए विशेषता क्या होता है कि ये आत्म रिपोर्ट विधि होती है। चौथा क्या होता है कि इसमें अंकन और व्याख्या के लिए मानक मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। और पांचवी विशेषता क्या होती है कि विश्वसनीय और तुलनात्मक परिणाम इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, देखिए प्रमुख व्यक्तित्व सूचियां क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पहली है देखिए वुडवर्थ की पर्सनल डाटा सीट। इसको देखिए वुडवर्थ के द्वारा 1919 में निर्मित किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि यह प्रथम व्यक्तित्व सूची है। इसको सैनिकों के भावनात्मक स्थैर्य की जांच के लिए बनाया गया था। ठीक है, दूसरी जो व्यक्तित्व सूची है उसका नाम है मिनेसोटा मल्टीफेसिटिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसको देखिए किसने बनाया था, हैथवे और मैकिनले ने 1940 में। यह सबसे प्रसिद्ध सूची है। इसमें सामान्य और असामान्य व्यवहार दोनों का मापन किया जाता है। इसमें 566 प्रश्न शामिल रहते हैं। तीसरी देखिए व्यक्तित्व सूची है कैटल की 16 पर्सनालिटी फैक्टर से रिलेटेड। इसको देखिए 60 PF के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने डेवलप किया था, रेमंड बी कैटल ने। इसमें देखिए 16 व्यक्तित्व गुणों को मापने वाली सूची दी गई है। परामर्श और चयन में यह काफी उपयोगी होती है। इसके बाद फिर देखिए अगली जो सूची है वो गिलफोर्ड जिमरमैन टेम्परामेंट सर्वे है, जिसको GZTS के नाम से जाता है। ये देखिए गिलफोर्ड एंड जिमरमैन के द्वारा विकसित की गई थी। इसमें देखिए 10 आयामों पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा जो है व्यक्तित्व सूची वो है आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसको शॉर्टकट में EPI कहा जाता है। इसके देखिए निर्माता कौन है, HJ आइजेंक। यह देखिए व्यक्तित्व के 2 आयाम यानी बहिर्मुखता और अंतर्मुखता दोनों के आकलन के लिए उपयोग की जाती है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला है मॉडस्टली पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसको MPI कहा जाता है। इसको किसने विकसित किया था, आइजेंक एंड आइजेंक ने। यह देखिए किस लिए उपयोगी होती है, बहिर्मुखता और स्थिरता के मापन हेतु इसको विकसित किया गया था। अगली इन्वेंटरी है देखिए बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। इसको किसने डेवलप किया था, HM बेल ने। यह व्यक्ति के सामाजिक, घरेलू, स्वास्थ्य और भावनात्मक समायोजन का मापन करता है। फिर देखिए अगला जो वो है वो JCPI यानी जायसवाल चिल्ड्रन पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसको किसने डेवलप किया था, JC जायसवाल के द्वारा। ये देखिए इंडियन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इसको भारतीय विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व सूचियां हैं 8 जो है काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि एक प्रश्न है कि आप नई परिस्थितियों में आसानी से ढल जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ या नहीं। अगर उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है तो व्यक्ति 2 ही प्रकार से उत्तर दे सकता है, या तो हाँ या तो नहीं। उसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न है क्या आप आलोचना से जल्दी आहत हो जाते हैं, तो इसका भी उत्तर देखिए हाँ या नहीं में। तो व्यक्ति को जिस तरीके का उत्तर देना होगा वो उस तरीके से देगा। तो इन उत्तरों के आधार पर देखिए व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास, समाजशीलता इत्यादि का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए इन व्यक्तित्व सूचियों का लाभ क्या होता है। इस तरह से जो पर्सनालिटी इन्वेंटरी बनाई जाती है इससे फायदा क्या होता है, तो इससे देखिए वस्तुनिष्ठ फायदा में क्या होता है कि परिणाम व्यक्तिगत मत पर निर्भर नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि यह तेज और सरल होती है, यानी अधिक लोगों पर एक साथ लागू की जा सकती है। और तीसरा लाभ इससे क्या है कि यह विश्वसनीय होती है, यानी इसमें मानक स्कोरिंग प्रणाली के कारण इसको ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ठीक, अगली देखिए इसका लाभ क्या है कि सांख्यिकी विश्लेषण इससे संभव होता है, यानी परिणामों को आंकड़ों में व्यक्त किया जा सकता है। और अगला पांचवा क्या है कि इससे परामर्श और चयन में लाभ मिलता है, यानी यह उसमें उपयोगी होता है। इसके देखिए कुछ लिमिट्स भी हैं, सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है कि व्यक्ति झूठे उत्तर भी दे सकता है। बहुत से लोग देखिए बनावटी उत्तर देते हैं, जो चीज़ वो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ। दूसरा क्या है कि आत्म रिपोर्ट विधि होने से इसमें पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। तीसरा क्या है कि सभी संस्कृतियों में समान रूप से यह उपयुक्त नहीं है। कुछ सूचियां बहुत लंबी होती हैं जिससे थकान या उदासीनता हो सकती है। ठीक, इसका देखिए शैक्षिक उपयोग क्या है, एजुकेशनल यूजेज। तो पहला क्या है कि छात्रों के व्यक्तित्व के प्रकार की पहचान होती है इससे। दूसरा क्या है कि करियर परामर्श और मार्गदर्शन में यह सहायता देती है। तीसरा क्या है कि अनुशासन और समायोजन संबंधी समस्याओं के निदान में यह उपयोगी होती है। चौथा क्या होता है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहारिक उत्तर समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पर्सनल इन्वेंटरी हो गया। अब देखिए
व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या होती हैं, यानी व्यक्तित्व को मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। इनका अर्थ देखिए कि व्यक्तित्व मापन यानी पर्सनैलिटी मेजरमेंट का अर्थ है कि व्यक्ति के स्वभाव, दृष्टिकोण, व्यवहार, भावनात्मक स्थिरता, सामाजिकता और अभिप्रेरणा आदि का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकार और विशेषताओं को समझना। व्यक्तित्व के देखिए मापन की 3 प्रमुख विधियां होती हैं, जिसमें पहली है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरी है प्रक्षेपी विधि। तो 3 विधियों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए ये आत्मनिष्ठ विधि जो है सब्जेक्टिव मेथड, इसमें देखिए क्या होता है कि इन विधियों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन देखिए निरीक्षण, साक्षात्कार और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किया जाता है। यहाँ मापन का परिणाम व्यक्ति के व्यक्तिगत मत, दृष्टिकोण या व्याख्या पर निर्भर करता है। इसके देखिए मुख्य प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला है अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा क्या है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मेथड, और तीसरा है जीवनी विधि यानी बायोग्राफिकल मेथड। विवरण इसका क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में देखकर इससे निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों का व्यवहार देखकर उनके स्वभाव का अनुमान लगाता है। दूसरा देखिए जो साक्षात्कार विधि है, इसमें देखिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण और मनोभाव को समझा जाता है। इसका उदाहरण देखिए जैसे परामर्शदाता होते हैं वो विद्यार्थी से बात करके उसकी भावनाएं को जानने का प्रयास करते हैं। और जो जीवनी विधि है, इसका देखिए विवरण क्या है कि व्यक्ति के जीवन चरित्र, अनुभव और इतिहास का अध्ययन इससे किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व गुणों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये था हमारा तीनों प्रकार की जो मापन की विधियां हैं व्यक्तित्व की, उसके बारे में। इसके देखिए लाभ क्या है कि इससे व्यक्ति को वास्तविक परिस्थिति में समझने का अवसर मिलता है, व्यवहार की गहराई से जानकारी मिलती है, शिक्षा और परामर्श यह दोनों में उपयोगी है। इसकी लिमिट्स भी होती हैं। लिमिट्स में देखिए पहला लिमिट्स क्या है कि यह परिणाम जो है पर्यवेक्षक के मत पर निर्भर करता है, इसमें पक्षपात या गलत व्याख्या की संभावना बनी रहती है। और तीसरा सीमा क्या है कि परिणामों को सांख्यिकीय रूप से व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो विधियां हैं वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड। इनको देखिए क्या है कि इन विधियों में व्यक्तित्व का मापन जो है संरचित प्रश्नावली या सूची के माध्यम से किया जाता है, जहां उत्तर पहले से निर्धारित होता है, हाँ, नहीं, सहमत, असहमत। इसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर में शॉर्टकट में देखा था, तो यहाँ पर अब ये डिटेल में है। इसमें व्यक्तिगत मत का प्रभाव बहुत कम होता है। यह विधियां देखिए वैज्ञानिक और मात्रात्मक दोनों होती हैं। देखिए इनके मुख्य प्रकार क्या होते हैं, तो इनमें देखिए व्यक्तित्व सूची तैयार की जाती है, दूसरा प्रश्नावली विधि होती है, इसमें रेटिंग स्केल तैयार किया जाता है, इसमें चेकलिस्ट तैयार की जाती है। व्यक्तित्व सूची में देखिए क्या होता है, प्रश्नों का समूह होता है जिनके उत्तर व्यक्ति स्वयं देता है, जैसे MMPI, 16PF, EPI, GZTS इत्यादि। प्रश्नावली विधि में देखिए क्या होता है कि व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों को जानने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्नावलियां। रेटिंग स्केल में देखिए क्या होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को 1 से 5 या 1 से 10 के पैमाने पर अंक दिया जाता है। इसका उदाहरण क्या है कि शिक्षक विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों को 1 से 5 स्केल पर अंकित करता है। चेकलिस्ट में देखिए क्या होता है कि व्यक्तित्व गुणों की सूची दी जाती है, पर्यवेक्षक उस पर सही का टिक लगाता है, जैसे क्या यह विद्यार्थी दूसरों से सहयोग करता है, तो इस तरीके से जब पूछा जाएगा तो उस पर टिक लगाना होगा, अगर सही करता है तो यस, नहीं करता है तो क्रॉस का। तो इस तरीके से इसके प्रकारों को हम लोग देख सकते हैं। इसका देखिए लाभ क्या है, यह वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ परिणाम देता है। दूसरा लाभ क्या है कि इसमें समान परिस्थितियों में यह सभी पर लागू किया जा सकता है। तीसरा लाभ क्या है कि समय की बचत और आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण इससे संभव होता है। और चौथा लाभ क्या होता है कि विश्वसनीयता इसमें अधिक होती है। इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो देखिए क्या होती हैं कि व्यक्ति झूठे या सामाजिक रूप से स्वीकार्य उत्तर दे सकता है, संस्कृति और भाषा का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ता है, और व्यक्ति की अवचेतन प्रवृत्तियों का इससे पता नहीं चलता। ठीक है, अब देखिए जो तीसरी है वो है प्रक्षेपी विधियां यानी प्रोजेक्टिव मेथड। ये देखिए किस तरीके से इससे व्यक्तित्व का आकलन या मापन किया जाता है। तो प्रक्षेपी विधियों में देखिए व्यक्ति को अस्पष्ट उत्तेजना दी जाती है, जैसे धुंधले चित्र, अधूरे वाक्य या कहानी के दृश्य, और इसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का आकलन किया। व्यक्ति इन पर अपने विचार, कल्पनाएं और भावनाएं प्रक्षेपित करता है, इसलिए इसको प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रक्षेपी विधि कहा जाता है। इनसे व्यक्ति के अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन किया जाता है।
इसके देखिए मुख्य प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी RIT कहा जाता है इसको। इसमें क्या होगा कि 10 धुंधले स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं और व्यक्ति बताता है कि उसे उनमें क्या दिखाई दे रहा है। इसका देखिए उदाहरण क्या है कि उत्तरों से उसकी कल्पना शक्ति, भावनाएं और अवचेतन विचार प्रकट होते हैं। धुंधले चित्र दिखाए जाएंगे 10 और उसको देख के व्यक्ति को बताना होगा, और अगर वो सही जवाब देता है तो उससे उसकी कल्पना शक्ति, भावनाएं और अवचेतन विचार पता चलते हैं। दूसरा विधि देखिए क्या है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, इसको टैट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 20 अस्पष्ट चित्र दिखाकर कहानी बनाने को कहा जाता है, यानी 20 अस्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और उसको फिर देख के बोला जाता है कि आप कहानी बनाओ। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की इच्छाएं, संघर्ष और प्रेरणाएं पता चलती हैं। तीसरा है देखिए कैट, यानी जिसको चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं, यानी इसमें बच्चों के लिए अनुकूलित टैट चित्रों में पशु पात्र होते हैं। बच्चों की भावनात्मक समस्याएं ज्ञात की जाती हैं, यानी पशु पात्र उसमें प्रदर्शित किए जाते हैं और इसे चेक किया जाता है कि बच्चों की भावनाएं पशुओं के प्रति या दूसरे जीव जंतुओं के प्रति किस प्रकार की है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी विभिन्न सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स की तरह डॉट 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 करके गैप रहेगा। जैसे देखिए अधूरे वाक्य दिए जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को पूरा करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए दिया है, मुझे सबसे अधिक डर लगता है, इसके बाद देखिए डॉट डॉट कर दिया गया आदि। अब इसमें उस व्यक्ति को अपने अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। और अगला देखिए क्या है, चित्रकला परीक्षण, यानी ड्रा ए पर्सन टेस्ट या हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति से चित्र बनाने को कहा जाता है। तो चित्र बनाने से क्या होता है कि उस व्यक्ति के मनोभाव और आत्म संकल्पना को जानने में बहुत सहायता मिलती है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के प्रक्षेपी तकनीकियों का लाभ क्या है कि इससे व्यक्ति के अवचेतन और गहरे मानसिक पक्ष का पता चलता है। दूसरा क्या होगा कि उत्तर कृत्रिम नहीं होता, यानी इसमें फेक उत्तर नहीं होते। तीसरा क्या है, यह परामर्श और नैदानिक उपयोग में अत्यंत लाभदायक होता है। इसकी भी देखिए सीमाएं हैं। सीमाओं में देखिए क्या है कि व्याख्या कठिन और व्यक्तिपरक होती है। प्रशिक्षित विशेषज्ञ की इसमें आवश्यकता होती है, यानी बिना प्रशिक्षित विशेषज्ञ के इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। इसमें समय अधिक लगता है। यह परिणाम जो है हमेशा मानकीकृत नहीं होते। तो इस तरीके से प्रक्षेपी तकनीक, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का तुलनात्मक सारणी देख लेते हैं, यानी इन के बीच में आपस में कंपैरिजन। तो किन किन आधारों पर देखना है, तो देखिए पहला बेस पर है कि पर्यवेक्षण और साक्षात्कार पर निर्भर होता है आत्मनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि किस पर आधारित होती है, प्रश्नावली और सूची पर। और प्रक्षेपी विधि जो होती है अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर। मापन का स्वरूप देखिए, इनका गुणात्मक होता है, इसका मात्रात्मक होता है और इसका गुणात्मक होता है। व्यक्ति की भूमिका देखिए, आत्मनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, निरीक्षण का विषय होता है। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, उत्तरदाता होता है। और प्रक्षेपी विधि में क्या होता है, अपनी भावनाएं प्रक्षेपित करता है। विश्वसनीयता के आधार पर देखिए, यह कम विश्वसनीय है, यह अधिक विश्वसनीय है और यह मध्यम विश्वसनीय है। अवचेतन का ज्ञान इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, बल्कि इसमें होता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि अवलोकन या साक्षात्कार। इसका उदाहरण है MMPI या 16PF और इसका उदाहरण है रॉरशॉक टैट या कैट। तो इस तरीके से इनके बीच में 5-6 अंतर है। ठीक, आप देखिए शिक्षा में इनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के प्रकार की पहचान करने के लिए, अनुशासन, समायोजन और प्रेरणा का विश्लेषण करने के लिए, शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार की गहराई समझने में सहायता करने के लिए, इसके अलावा परामर्श और उपचार में यह उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने पर्सनालिटी के असेसमेंट या पर्सनालिटी के मेजरमेंट की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं उनको बेहतर तरीके से उदाहरण के माध्यम से देखिए तुलनात्मक रूप से अध्ययन हम लोगों ने किया। और 3 विधियां हम लोगों ने अध्ययन किया। आपके सिलेबस में 2 ही दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ा, जिसमें आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी तीनों विधियों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अगर आपके एग्जाम में इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और आज आपका जो है 7वां यूनिट भी इस पेपर का कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका एक यूनिट और बचा रहेगा और वो है देखिए आपका 8वां यूनिट।
और 8वां यूनिट देखिए किस नाम से है, एप्टीट्यूड से, अभिक्षमता से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग किसी अगली क्लास में पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपका ये सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।